क्या आप जानते हैं एक ऐसी महिला के बारे में जो रानी लक्ष्मीबाई की तरह बहादुरी से लड़ी, पर इतिहास में उनका कोई जिक्र नहीं? क्या तवायफ केवल सेक्स वर्कर होती है? क्या है हीरा मंडी का इतिहास और आज कैसी है हीरा मंडी, जानेंगे आज की वीडियो में। ये मुग़ल दौर में और हालत में रहा, फिर सिख दौर में और हालत में, फिर अंग्रेज़ दौर में और फिर पार्टीशन के बाद और हालत में चला गया। मकान है, ये छोटे घर थे और ये अंदर से बहुत खूबसूरत बने होते थे और ये कोठे थे प्रॉपर, यहाँ रकासाएं परफॉर्म करती थी। कहानी शुरू होती है 16वीं सदी के हिंदुस्तान में, जब मुगलों का राज था। अपने मनोरंजन के लिए मुगलों ने अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान से कई लड़कियां बुलाई, जिनके लिए उस्ताद रखे जाते थे, जो उन लड़कियों को ठुमरी, गजल और कथक जैसी कलाओं में माहिर बनाते थे। बाद में हिंदुस्तान की दूसरी जगहों से भी महिलाओं को बुलाया गया और इन्हीं को ही तवायफ का नाम दिया गया। पर क्या ऐसी महिलाएं मुगलों से पहले नहीं हुआ करती थी? आपने एक शब्द सुना होगा, नर्तकी, मतलब नाचने वाली। इसके अलावा हमें गणिका शब्द भी सुनने को मिलता है शुरुआती भारत में। गणिका वो महिलाएं हुआ करती थी जो नृत्य और गायन में पारंगत हुआ करती थी, जो राजाओं की सभा या किसी भी धार्मिक काम या सामाजिक कार्यक्रम में लोगों का मनोरंजन किया करती थी। नर्तकियों के बीच एक प्रतियोगिता हुआ करती थी और सबसे प्रतिभाशाली नर्तकी को नगर वधु की उपाधि दी जाती थी। इसका एक उदाहरण है आम्रपाली, जो एक बहुत ही सुंदर और कला संपन्न नगर वधु थी वैशाली राज्य में, जो आज बिहार में है। तो अब हम मुगल काल की तवायफों पर वापस आते हैं। 1584 से 1598 में अकबर के राज के दौरान लाहौर कैपिटल था। लाहौर किले के साउथ में शाही मोहल्ला बनाया गया, जो तवायफों के रहने की जगह बना। ये आप देख रहे हैं, ये हजूरी बाग रोशनाई गेट है। ये कनेक्ट करता था शाही मोहल्ले को किले के साथ, जहाँ बादशाहों की रिहाइशगाहें होती थी। तवायफों का किसी महफिल में जाना और अपनी कला दिखाना एक बड़ी बात मानी जाती थी। राजा अपने बच्चों को भी तवायफों के पास भेजा करते थे, ताकि वो शाही सलीका और तहजीब सीख सके। और उस समय तवायफों को वैश्यावृत्ति के साथ जोड़कर नहीं देखा जाता था। मुगल्स और नवाब तवायफों की बहुत इज्जत करते थे और उनकी कला की बहुत सराहना करते थे, और ऐसे करके भारत में तवायफ कल्चर ने बहुत तरक्की की। तवायफें बहुत रईसों वाली जिंदगी जिया करती थी और इनको स्टेटस सिंबल की तरह भी देखा जाता था, क्योंकि ये किसी भी आम महिला के मुकाबले कहीं ज्यादा पढ़ी लिखी और बहुत सारी कलाओं में माहिर हुआ करती थी। पर फिर लाहौर पर कई हमले हुए, खास करके अहमद शाह अब्दाली के आने के बाद मुगलों का कंट्रोल लाहौर पर खत्म हो गया। अहमद शाह अब्दाली ने पहली बार शाही मोहल्ले के पास वैश्याघर खोले 1748 से 1767 के बीच। जो भी जगह अब्दाली जीतता था, वहाँ की औरतों को गुलाम बना करके उनसे वैश्यावृत्ति करवाई जाती थी, और ये पहली बार था जब शाही मोहल्ले का नाम बदनाम होने लगा। ज्यादातर तवायफों को लाहौर छोड़ के दूसरे शहरों में बसना पड़ा। पर 1762 में जब अफगानी सेना ने सिखों के पवित्र स्थल श्री हरमिंदर साहिब पर हमला किया, तो सभी सिखों ने साथ मिलकर के अफगानियों को लाहौर से बाहर खदेड़ा और जितने भी वैश्याघर अफगानियों ने खोल दिए थे, उन सबको बंद करवाया। 1799 में महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर को जीता और 1801 में पूरे पंजाब को एक करने की शपथ ली। उन्होंने मुगलों के तवायफ कल्चर को भी फिर से शुरू किया। 1839 में सिख साम्राज्य के वजीर हीरा सिंह डोगरा ने शाही मोहल्ले को शहर का इकोनॉमिक सेंटर बनाने के लिए वहाँ पे अनाज की मंडी खुलवाई। यहाँ से शाही मोहल्ले का नाम पड़ा हीरा सिंह मंडी या हीरा मंडी। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि हीरा शब्द तवायफों की तरफ भी इशारा करता है, क्योंकि वो हीरे जैसी ही खूबसूरत थी। हालांकि ये खूबसूरती ज्यादा दिनों तक टिक नहीं सकी। 1845 से 1849 के बीच में काफी जंगें हुई ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच में। सिख साम्राज्य खत्म हो गया और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पंजाब पर कब्जा कर दिया। इस पॉइंट पर भी लाहौर की तवायफों पर इतना पैसा था कि कहते हैं कि सबसे ज्यादा टैक्स इन्हीं तवायफों के कोटे से आता था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। ब्रिटिशर्स ने जब तवायफों को देखा तो उन्हें समझ नहीं आया कि इन्हें सोशल हायरार्की में कहां पर रखा जाए। वो इन तवायफों की कला का शौक तो रखते थे, पर इनकी इज्जत नहीं करते थे। क्रिश्चियन मिशनरीज का मानना था कि ये तवायफें उनके अंदर एंटी क्रिश्चियन फीलिंग्स जगा रही है। ब्रिटिशर्स तवायफों से इसलिए भी छुटकारा चाहते थे क्योंकि इन तवायफों का बहुत बड़े बड़े शाही दरबारों से
ताल्लुकात थे। तवायफों को वैश्यावृत्ति के साथ जोड़कर बदनाम करने के लिए ब्रिटिशर्स ने बहुत कुछ किया, जैसे ऑब्स्केनिटी एक्ट 1857 जो कानून बैन करता था तवायफों की वो कला और लिटरेचर जो इनके अंदर एंटी क्रिश्चियन फीलिंग्स जगा रही थी। ब्रिटिश सिपाही सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज जैसे सिफिलिस और गोनोरिया की वजह से मर रहे थे, मगर ये बीमारी ब्रिटिश सोल्जर्स बाहर से इंडिया में ले आए थे। ये इंडिया की बीमारी नहीं थी, मगर ये बीमारी तवायफों को भी लगी ब्रिटिश सिपाहियों की वजह से। तब ब्रिटिशर्स ने लागू किया कंटेजियस डिसीज एक्ट 1864। ये सभी सैनिक जो अभी भी वहाँ हैं, इसकी सबसे बड़ी बटालियनों में से एक लखनऊ कंटेनमेंट में तैनात थी। ब्रिटिश सैनिक के सेक्स के लिए कुछ व्यवस्था करनी होगी, नहीं तो ये लोग बाहर जाएंगे और बीमार हो जाएंगे। अब तवायफों की तलाशी ली जाती है। वे 100 महिलाओं की तलाश करते हैं, स्वस्थ अर्थात रोग रहित और मोटा, क्योंकि मोटा होना स्वास्थ्य का संकेत है, और साथ ही टीबी जैसी बीमारियों के प्रति अधिक प्रतिरोधक क्षमता का भी। बैरकों के पास एक पूरा जिला बनाया गया था और इसे लाल बत्ती से चिन्हित किया गया था, क्योंकि इससे सैनिकों को पता चलता था कि उन्हें वह जाना है। इन्हें बहुत सख्ती से विनियमित किया गया था। सिविल सर्जन प्रति सप्ताह 2 बार 100 महिलाओं का निरीक्षण करता था। और अब उनकी कीमतें आप जानते हैं, सोने की बालियां पन्ना हार जैसी नहीं थी। अब उनकी कीमत गिरा दी गई थी, 15 मिनट के लिए 5 रुपए। तो आप देख सकते हैं, अगर ये परिवर्तन नहीं है, मुझे नहीं मालूम क्या है। संपूर्ण तवायफ संस्कृति से जीवन चूस लिया। वास्तव में बहुत कम कोठे बचे और वे भी घटते जाते हैं, क्योंकि नियम ये है कि ये अवैध स्थान है। अब महिलाएं स्वयं अवैध। बहुत सारे तवायफों ने अपना रुतबा खो दिया और ब्रिटिशर्स के लिए सेक्स वर्क का काम करने लगी, जो कि ब्रिटिशर्स चाहते थे। चाकर समझो या दाई, पतुरिया मानो या लुगाई, अरे जो चाहे लो काम, आम के आम गुठलियों के दाम। बोलो। Slavery was abolished in Britain. Why does the company allow it here? एमिली हैरान थी। गुलामों को खरीदने और बेचने की दास प्रथा इंग्लैंड में 100 साल पहले बंद कर दी गई थी, तो फिर कंपनी ने उसे हिंदुस्तान में क्यों जारी रखा है? गॉर्डन ने बताया कि कंपनी खुद इन लड़कियों को खरीदकर कोठों पर बिठाती है, गोरे सिपाहियों की तफरीह के लिए। इस तरह फौज में बीमारी भी नहीं फैलती। पर दूसरी तरफ कुछ ऐसी भी तवायफें थी जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ आजादी के लिए लड़ी। इसमें सबसे ऊपर नाम आता है अजीजुन बाई का, जो लखनऊ में पैदा हुई थी। 1857 की बगावत में अजीजुन बाई ने बहुत सारी तवायफों को इकट्ठा किया और उसको मस्तानी टोली का नाम दिया। अजीजुन बाई ने कानपुर में अपना हेडक्वार्टर बनाया, जहां पर आजादी की लड़ाई के लिए सीक्रेट मीटिंग्स हुआ करती थी। अजीजुन बाई एक जासूस भी थी, जो ब्रिटिशर्स की सीक्रेट जानकारियां पेशवा नाना साहिब को दिया करती थी। अजीजुन बाई ब्रिटिशर्स से बचने के लिए भारतीय सैनिकों को महफूज जगह भी देती थी और हथियार भी, और जख्मी सैनिकों का ध्यान भी रखती थी। दूसरी घुड़सवार टुकड़ी का ध्यान भी रखती थी। जरूरत पड़ने पर खुद भी मैदान जंग में मर्दाना लिबास में लड़ती हुई दिखी। पकड़े जाने पर अजीजुन बाई ने घुटने टेक देने के बजाय शहीदी चुनी। अजीजुन बाई की बहादुरी का जिक्र हमें विनायक दामोदर सावरकर की किताब इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 द इरप्शन में देखने को भी मिलता है। तवायफ बेगम हुसैनी खानम, जो बीबीगढ़ कत्लेआम के लिए जिम्मेदार ठहराई जाती है, जिसमें 200 ब्रिटिश महिलाओं और बच्चों को मार दिया था। बनारस में असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को खुद नहीं पता था कि एक बहुत बड़ा मजमा तवायफों का भी है, जिन्होंने हीरे जवाहरात की जगह लोहे के कंगन पहन रखे थे, और उस मजमे में तवायफ विद्याधरी बाई भी थी। प्रतिष्ठित प्रसिद्ध ख्याति लब्ध गायिका श्रद्धेय विद्याधरी बाई जी ने जब महात्मा गांधी जी से भेंट की तो उनके आह्वान पे यह गीत रचा। चुन चुन के फूल ले लो, अरमान रह न जाए, ये हिंद का बगीचा गुलजार रह न जाए। चुन चुन के फूल ले लो, ले लो। नसरीन बेगम, जिन्होंने पहली बार महात्मा गांधी के साथ दांडी मार्च शुरू किया था। बिहार के बित्ता के राजा ने नसरीन बेगम को रहने के लिए एक महल भी दिया था और एक बहुत बड़ा जमीन का टुकड़ा भी दिया था, मगर आजादी की लड़ाई के खर्चे के लिए नसरीन बेगम ने अपनी ये सारी की सारी दौलत बिना एक पल की देरी किए और सोचे लौटा दी।
गौहर जान कलकत्ता की एक मशहूर तवाइफ जो खास महफिलें रखा करती थी, जिनसे जमा हुए पैसे वो आजादी की लड़ाई के खर्चे के लिए दे दिया करती थी। ये महिलाएं गवाह है इस बात की कि तवाइफ केवल नाच गाने और तहजीब की कला की ही नहीं, सियासत और फौज की भी जानकार थी, और ये भी देश की आजादी चाहती थी जैसे हर भारतीय चाहता था। पर हम इन महिलाओं की बात इसलिए नहीं करते क्योंकि ये हमारे मोरल स्टैंडर्ड्स में नहीं आते। पार्टीशन के बाद हीरा मंडी अब पाकिस्तान के लाहौर में। कंजर्वेटिव मुस्लिम्स वैसे भी नाच गाने को इस्लाम के खिलाफ मानते हैं। एक तरफ जहां बॉलीवुड ने बहुत सारी तवाइफों को काम दिया, शुरुआती दिनों में फिल्मों में औरतें काम नहीं किया करती थी क्योंकि फिल्मों में काम करने को अच्छा नहीं माना जाता था, तो आदमी ही आदमी और औरत दोनों के कैरेक्टर्स प्ले किया करते थे। इनफैक्ट 1930 में जब दादा साहब फाल्के ने फर्स्ट इंडियन मूवी राजा हरिश्चंद्र बनाई तो फीमेल कैरेक्टर भी प्ले किया था मेल एक्टर अन्ना सालुनकर ने। दिल्ली, आगरा, लखनऊ, बनारस, कोलकाता, जयपुर जैसे शहरों की तवाइफें बेघर और बेसहारा बन चुकी थी। उनके पास अब कुछ भी नहीं बचा था सिवाय एक चीज की, उनका हुनर। ये तवाइफें देखने में सुंदर थी, अच्छा नाच लेती थी, गा लेती थी, तहजीब और अदाओं से भरपूर थी। तो जहाँ कोई और औरत काम करना नहीं चाहती थी वहाँ का रुख किया इन तवाइफों ने। ऐसी एक तवाइफ थी फातिमा बेगम, जो एक एक्टर थी, स्क्रीन प्ले राइटर थी और आगे चलकर इंडिया की फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर भी बनी। एक और तवाइफ थी जिनका नाम था जद्दन बाई, एक्ट्रेस नरगिस दत्त की माँ और एक्ट्रेस संजय दत्त की नानी। 1933 में जद्दन बाई ने फिल्मों में एंट्री ली। उनकी पहली फिल्म थी राजा गोपीचंद। एक और तवाइफ थी रत्तन बाई, जो एक्ट्रेस शोभना समर्थ की माँ थी, यानी कि एक्ट्रेस तनुजा की नानी और एक्ट्रेस काजोल की परनानी। भारतीय सिनेमा का एक बहुत बड़ा इतिहास इन तवाइफों की देन है, जिनमें से कुछ इंपॉर्टेंट नाम है बेगम अख्तर, जिन्हें मल्लिकाए गजल भी कहा जाता था, विनोदिनी दास, जो बंगाली स्टेज की एक फिनोमिनल डांसर थी, हुस्ना बाई, जो एक बेहतरीन ठुमरी सिंगर थी, कज्जन बाई, जो एक इंडियन क्लासिकल सिंगर थी और उन्हें नाइटिंगेल ऑफ बंगाल भी कहा जाता था, मलिका पुखराज, जो पाकिस्तानी गजल और फोक सिंगर थी, मलका जान और उनकी बेटी गौहर जान, मुख्तार बेगम, जो पाकिस्तानी गजल सिंगर और एक बेहतरीन एक्ट्रेस थी। वहीं 1980 पाकिस्तान में जिया उल हक के शासन के समय सभी टेलीविजन और रेडियो प्लेटफॉर्म्स को ये हिदायत दी गई कि वो किसी भी हीरा मंडी के कलाकार को काम ना दे। ये सारी वो रिहाइश गाहें हैं तवाइफों की। अब ये जो जगह है ये तकरीबन ख़त्म हो गई। ठीक है, ये बाज़ार 1990 में बंद हो गया था, तो यहाँ से जितनी भी वो औरतें थी वो सारी यहाँ से माइग्रेट कर गई, यहाँ से चली गई। गवर्नमेंट ने इसको एक फूड स्ट्रीट बना दिया, तो वो जो पुरानी इमारतें थी वो तकरीबन यहाँ से ख़त्म हो गई हैं। वो लोग भी नहीं रहे हैं और इमारतें भी नहीं रही, बस अब ये प्लाजे रह गए हैं यहाँ पे। तो अब ये झरोके देख रहे हैं, यहाँ ये औरतें खड़ी होती थी और अपने क्लाइंट का इंतज़ार करती थी। यहाँ ना वो लोग रहे हैं, ना वो आर्टिस्ट रहे हैं, और ना ही वो साजिंदे जो साज बनाते हो रहे हैं, ना ही वो असातिज़ा रहे हैं जो तवाइफों को तालीम सिखाया करते थे। यहाँ मैडम नूर जहाँ का भी घर है, वो भी यहाँ रह के गई हैं। फिर उस्ताद फतेह अली खान, मानत अली खान का घर यहाँ मौजूद है, वो रह के गई हैं। 20वीं सदी के हिंदी और उर्दू लेखक किशन चंदर अपनी कहानी एक तवाइफ का खत में मोहम्मद अली जिन्ना और जवाहरलाल नेहरू को लिखे एक काल्पनिक खत में एक तवाइफ की हालातों की तरफ इशारा करते हुए लिखते हैं, हमारे मुल्क में आज़ादी आ गई है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान में शायद एक तवाइफ को भी अपने रहनुमाओं से पूछने का ये हक ज़रूर है कि बेला और बातुल का क्या होगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नेटफ्लिक्स की नई हीरा मंडी सीरीज पर मैंने एक एंटरटेनिंग वीडियो बनाया है, वो देखना मत भूलना। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट। नो